नमस्कार। आज एमए उत्तरार्ध के प्रयोजन मूलक हिंदी विषय में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लगातार प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे, जिस विषय पे बात करेंगे वो हैं भारत सरकार की राजभाषा नीति। जो हिंदी हमारी राजभाषा है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस रूप में हमारी सरकार ने उसको अंगीकृत किया है, उसको स्वीकार किया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वाक्य ने हिंदी को एक नया आयाम प्रदान किया। ये हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा अपनी सर्वग्राह्य समता एवं विस्तृत परिक्षेत्र के कारण भारतीय अस्मिता की पहचान रही है। अपने प्रारंभिक चरण से लेकर वर्तमान तक हिंदी ने अपनी पूर्ण समताओं के साथ लोक मन की आस्था के साथ राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किया। ये बात दूसरी है कि राजकीय प्रशासनिक स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी और बाद में अंग्रेज़ी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई, किंतु संपूर्ण राष्ट्र के जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और सामान्य व्यवहार की भाषा हिंदी ही रही। इसी कारण आधुनिक भारत के राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक प्रतिनिधियों ने एक मत से हिंदी को राष्ट्र की एकता का सर्वोपरि माध्यम स्वीकार किया। लोकमान्य तिलक, दयानंद सरस्वती, भारतेंदु, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, रामधारी से दिनकर, योगीराज अरविंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि सभी ने केशव चंद्र सेन के इस प्रस्ताव पर आस्था रखी कि हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनाने के योग्य है। स्वतंत्रता से पूर्व विशेषतः हिंदी के लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता। स्वाधीन भारत के अंतर्गत 1949 में भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य ने नेशनल लैंग्वेज शब्द के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। संविधान सभा की कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज शब्द का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। बाद में संविधान का प्रारूप निर्धारित करते समय स्टेट लैंग्वेज शब्द के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया गया। कालांतर में इसे व्यावहारिक हिंदी, प्रयोजनीय हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी नाम दिए गए। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाला प्रस्ताव दक्षिण भारतीय विद्वान श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये सारी बातें हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में हम प्रयोग में लाएं, उससे पहले की ये पृष्ठभूमि है। लेकिन हमारी राजभाषा नीति क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है राजभाषा नीति। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। 26 जनवरी 1950 में पारित भारतीय संविधान के भाग 5, 6 तथा 17 इन 3 भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। इनमें भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा से संबंधित, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभाओं से संबंधित निर्देश दिए गए। 17वें भाग के अंतर्गत 4 अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। 17वें भाग के अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेदों में संघ की सरकारी भाषा के संबंध में चर्चा है। इसमें उल्लेखित उपबंध निम्नलिखित हैं। संघ की भाषा अनुच्छेद 343 और 344, राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं अनुच्छेद 345, 46 और 47, विधि निर्माण और न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा अनुच्छेद 348, 349, प्रयुक्त भाषा एवं हिंदी के विकास के लिए अनुच्छेद 350 एवं 351। इसके अतिरिक्त खंड 5 अनुच्छेद 120 में संसद एवं विधानमंडलों की भाषा के संबंध में विवरण है। ये हमारी राजभाषा की नीति रही। ये हमारे संविधान ने इस रूप से राजभाषा को अंगीकृत किया
अब हम चर्चा करते हैं संघ की राजभाषा। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के खंड 1 में उल्लिखित हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में ये उपबंध किया गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा था। मतलब हिंदी को तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि आगे आने वाले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में प्रयोग में आती रहेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि इस अवधि में राष्ट्रपति अपने आदेश से संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। खंड 3 में उल्लिखित हैं कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 साल की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग का उपबंध कर सकेगी जो विधि में बताए जाए। ये हमारी संघ की राजभाषा के बारे में बात थी। अब हम बात कर रहे हैं राजभाषा आयोग एवं समितियाँ कि इस राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई राजभाषा आयोग बनाई गई, कई समितियाँ बनाई गई जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिए और उन निर्णयों ने इस राजभाषा को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। अनुच्छेद 344 के खंड 1 में निर्दिष्ट किया गया कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में बताई गई विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य प्रतिनिधि होंगे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति के इस आदेश में आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी निर्दिष्ट की जाएगी। खंड 2 में आयोग के 5 कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए और जो कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए वो इस प्रकार से हैं। पहला कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग की सिफारिश की गई। दूसरा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से सब का किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों की सिफारिश की गई। तीसरा, अनुच्छेद 347 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की सिफारिश की गई। चौथा, संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप की सिफारिश की गई। पांचवा है, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय में सिफारिश की गई। खंड 3 में कहा गया कि खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का ध्यान आयोग रखेगा। खंड 4 में ये बात कही गई कि संसदीय समिति के गठन की चर्चा करते हुए कहा गया कि इसमें कुल 30 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी जिसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। इनका निर्वाचन क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। खंड 5 में समिति के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि समिति अनुच्छेद 344 भाग 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की जांच करके उस पर अपनी राय देगी। खंड 6 के अनुसार अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 के अधीन समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात संपूर्ण अथवा उसके किसी भाग के अनुसार आदेश जारी कर सकेंगे। ये बात थी राजभाषा आयोग और समितियों के गठन के संबंध में। अब हम बात कर रहे हैं राज्य की राजभाषाओं को। जो बंद दिया गया कि राज्य की अपनी राजभाषाएं होगी उसके संबंध में कि संविधान के अनुच्छेद
45 में कहा गया कि किसी राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न करें, तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए अंग्रेजी इस संविधान के ठीक पहले प्रयोग की जा रही थी। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा को राजभाषा करार देने का प्रावधान रखा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि यदि दो या अधिक राज्य ये करार करते हैं कि उनकी पत्रादि की भाषा राजभाषा हिंदी होगी, तो ऐसे पत्रादि के लिए उसी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 में किसी भी राज्य द्वारा राज्य के जन समुदाय के किसी भाग में बोली जाने वाली विशेष भाषा के प्रयोग के लिए विशेष उपबंध की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा संतुष्ट होने पर शासकीय मान्यता देने का प्रावधान रखा गया है। तो ये बात थी राज्यों की राजभाषा के संदर्भ में। आगे हम बात कर रहे हैं विधि निर्माण और न्यायालय में प्रयुक्त भाषा के बारे में। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 347 में उच्च न्यायालयों तथा अधिनियम विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करें, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ जो संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन, साथ ही संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय और उपविधियाँ सभी की कार्यवाही प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगी। इसी अनुच्छेद के खंड 2 में प्रावधान रखा गया कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा में कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय पर यह आदेश लागू न होगा। साथ ही खंड 3 में ये निर्दिष्ट किया गया कि किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयकों या उनसे संबंधित संशोधनों में यदि राज्यपाल की अनुमति से अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति है, तो इसका अंग्रेजी पाठ प्राधिकृत माना जाएगा, जो राज्यपाल के प्राधिकार में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया होगा। अनुच्छेद 347 में ये व्यवस्था की गई कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों तथा अंग्रेजी के स्थान पर किसी अन्य भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा, किंतु किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ के लिए राष्ट्रपति भाषा आयोग की संस्तुतियों एवं संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद स्वीकृति दे सकता है। ये सारी बातें भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर हम जब बात करें तो ये कह सकते हैं कि संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी व्यवस्था के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी की यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा के अभिवादन देने का हक प्रत्येक व्यक्ति को होगा। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति के माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार को मुख्यतः संस्कृत से और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।
तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि भारत सरकार की जो राजभाषा नीति है, जिसके अंदर राजभाषा संघ की राजभाषा, राजभाषा आयोग एवं समितियाँ, राज्यों की राजभाषा, विधि में प्रयुक्त होने वाली भाषा और न्यायालय की भाषा की हमने वहाँ चर्चा की। आज के कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। इन सब चीज़ों में अगर विद्यार्थियों को कहीं कुछ समझ में न आया हो तो वो मुझसे पुनः जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं। धन्यवाद।